Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पहले की क्लास आपने सारी देख ली होगी। पहले मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं अब वो नेक्स्ट क्लास में काम में आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं अब जो हम क्लास पढ़ेंगे आगे उनमें वो काम में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास से हम थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे और ये जो थ्योरम्स प्रमेय होती है ये एग्ज़ाम में 100% आती है। आपके 6 या 7 थ्योरम है, इसमें से 100% एक या दो थ्योरम तो 100% आएगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी थ्योरम है? कंपनसेशन थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं? संभरण या प्रतिकार प्रमेय बोलते हैं। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या होती है? जब भी हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं, कोई प्रमेय पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कथन लिखा है, ये हमेशा थ्योरम का फिक्स होता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है या कथन है ये किसका है? कंपनसेशन थ्योरम का है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है बस हमें यही पढ़ना है और इसको क्या करना है? प्रूव करना है। इसको ही समझना है, एक एक चीज़ समझनी है जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, और उसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। उसको क्या करना है? हमें प्रूव करना है। यही हमारे पास कौन सी थ्योरम होगी? कंपनसेशन थ्योरम होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या? कंपनसेशन थ्योरम के बारे में पढ़ना है ना। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में, यानी ये थ्योरम क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम किसी जाल में, यानी कि कोई हमारे पास क्या होगा? नेटवर्क होगा। नेटवर्क या जाल किससे मिलकर बना होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों से मिलकर बना होता है ना। किसी जाल में जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत हो। विद्युत वाहक बल स्रोत मतलब वोल्टता स्रोत हो। ठीक है, वोल्टेज स्रोत हो, वोल्टेज सोर्स हो हमारे पास। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत हो, ये कह रहा है कि ऐसा जाल होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? विद्युत वाहक बल स्रोत होना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करेंगे। पेपर में प्रूफ करने को भी बोलता है, व्युत्पत्ति करने को भी बोलता है। पहले स्टेटमेंट पूछेगा तो स्टेटमेंट तो एज इट इज लिखना है और इसकी क्या करनी है? व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जाल लेते हैं। तो देखो मैंने एक जाल ले लिया, सिंपल सा जाल लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं लेंगे इसको समझाने के लिए। और इस जाल, ये जो जाल है ना वो R1 प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से, एक R2 रेजिस्टेंस से, इसमें एक हमारे पास क्या लगा होना चाहिए? प्लस माइनस, चाहे तो आप ऐसे लगा लो, प्लस माइनस चाहे ऐसे लगा दो, का एक क्या होना चाहिए? विद्युत वाहक बल स्रोत होना चाहिए। ये विद्युत वाहक बल स्रोत लगा दिया। ये हमारे पास क्या है? कोई नेटवर्क है, कोई क्या है? जाल है। क्लियर है बात? आगे स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस सर्किट को पढ़ रहे हैं तो ये देखो प्लस माइनस, इस सेल के कारण हमारे पास क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। मान लो कितनी फ्लो हो रही है? I1।
और ये जो स्रोत है ना, ये मैं मान लेता हूँ कितना है, E1 है। क्लियर है। वोल्टेज स्रोत या वोल्टा स्रोत जो है हमारे पास, उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1। ये I1 करंट R1 में से पास हो रही है, और यही I1 करंट किस में से पास होगी, R2 में से। क्यों होगी, क्योंकि कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अब देखो इसमें अगर हम KVL लगाएं इस परिपथ में, लगा ले। देखो अकॉर्डिंग टू KVL क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ, दूसरा नियम, वोल्टता का नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम, दूसरा नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम बोलते हैं। और ये क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में निश्चित दिशाओं में चलते हुए कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी एल्जेब्रिक सम जो होता है ना वोल्टेज का, वो क्या होता है, इक्वल 0 होता है। देखो कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप क्या करो, ये देखो इसमें कितने पॉइंट है। फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था KVL, नहीं पढ़ा तो पहले की क्लास देख लीजिएगा। और ये 4 पॉइंट है। कैसे चलते हैं हम, किसी भी एक पॉइंट से चलते हैं। ये देखो पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कौन सा साइन आ रहा है बैटरी का, नेगेटिव। तो क्या लेते हैं, -E1 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, -E1 लेते हैं। और फिर करंट इसमें जा रही है इस रेजिस्टेंस में। अब जब इसमें रेजिस्टेंस में जाएगी तो इसके सापेक्ष वोल्टता, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर से क्या, IR। तो कितनी होगी, प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, हमें परिपथ में घूमना पड़ता है, और ऐसे चलकर हम वापस कहाँ आएंगे, इसी पर। तो हम ऐसे चले, करंट भी ऐसे ही बह रही है। अब देखो करंट की डायरेक्शन में ही हम आगे चल रहे हैं, तो क्या होगी इसके सापेक्ष वोल्टता, I1 इंटू क्या, R1। फिर इससे हम इधर आए, फिर इधर आ रहे हैं। अब देखो करंट भी इधर आ रही है, हम भी इधर घूमते आ रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस I1 इंटू क्या, R2। और फिर हम घूमकर वापस से इसी बिंदु पर आ गए, यानी कुल वोल्टता क्या हो गई, कुल वोल्टेज अलजेब्रिक सम कितना कर दिया हमने, 0 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इस E1 को हम इक्वल के बाद ले जाए तो क्या बनेगा, I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R2 इज इक्वल टू E। ठीक है, और यहाँ से I1 को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बनेगा, R1 प्लस क्या, R2 इज इक्वल टू क्या, E। और यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन क्या, R1 प्लस R2। और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस 2, ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि एक जाल ले लिया, नेटवर्क ले लिया, उसमें एक वोल्टेज स्रोत यानी वोल्टा स्रोत है, 2 हमारे पास क्या हैं, इम्पीडेंस प्रतिबाधाएं हैं, R1 और R2 जो कि रेजिस्टेंस है। क्लियर है ये वाली बात। और ये हमारे पास जाल हो गया, और इसमें जो करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है ना, बह रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है बात। तो ये तो हमें आता है, ये हमने कर लिया। अब ये थ्योरम क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर है वाली बात। ये थ्योरम क्या कहती है आगे पढ़ना है। ये जो हमने परिपथ लिया है कि किसी भी प्रतिबाधा को, इसमें कितनी प्रतिबाधा है, 2 है। एक तो है R1, दूसरा क्या है R2। ठीक है, किसी भी प्रतिबाधा को
मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कौन सी R2 प्रतिबाधा, R2 इम्पीडेंस को, किसी भी प्रतिबाधा को मैंने क्या कहा, R2 प्रतिबाधा को। आप R1 भी ले सकते हैं, मैंने कौन सा लिया, R2 ले लिया। किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मैं R2 प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत से क्या करता हूं, प्रतिस्थापित करता हूं। प्रतिस्थापित करने पर किसको कर रहा हूं मैं, R2 प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर। आप R1 को भी कर सकते हो या फिर R2 को, किसी भी वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। भाई कर देंगे हम, किसको करेंगे भाई, R2 को करेंगे हम। क्लियर है, आगे पढ़ो। जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, 0 हो। यानी कि अब जो हम R2 को हम एक वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करेंगे ना, उसकी प्रतिबाधा यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई प्रतिरोध नहीं होगा। तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव क्या होगा, बराबर होगा। यानी R2 प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन जो वोल्टा स्रोत हमारे पास होगा उस की जो वोल्टता होगी ना, तथा विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज जो होगी वो प्रतिबाधा, R2 को ही कर रहे हैं ना, R2 के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता के बराबर होगी। तो R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज है ना, R2 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी बताओ। कैसे बताया था मैंने, कल बताया था वोल्टेज डिवीजन लॉ, ठीक है। वोल्टा विभाजन का नियम वो क्या कहता था कि अगर आपको R2 के सापेक्ष क्या चाहिए, वोल्टा चाहिए, तो कैसे करोगे आप बताओ, कुल वोल्टा देखोगे। कुल वोल्टा कितनी है, E1 है। जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, बटे टोटल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। यानी R2 को हम इससे प्रतिस्थापित कर देंगे, किससे, E2 से। क्लियर है बात। अब स्टेटमेंट हम हटा देते हैं, स्टेटमेंट हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास परिपथ होता है, इस परिपथ की किसी भी प्रतिबाधा को, चाहे R1 है R2 है, उसको हम एक वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर देते हैं। और वोल्टा स्रोत की वैल्यू कितनी होगी, E2 होगी। और कैसे निकलाएंगे, जो प्रतिबाधा ले रहे हैं उस पर कितनी वोल्टता पहले वाले परिपथ में है वो देखनी पड़ेगी, वो हमने ये निकाल ली। अब इसमें रख देते हैं। तो अब नया परिपथ कैसे बनेगा, देखो हमारे पास E1 में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। E1 में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। रेजिस्टेंस R1 में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगी उसकी जगह, R1 ही आ जाएगा। लेकिन अब R2 की जगह क्या आ जाएगा, एक नया वोल्टा स्रोत यानी वोल्टेज स्रोत आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, E2 होगी। यही तो कहा है मैंने, R2 को एक नए वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। और E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू इसके सिरे पर वोल्टा होगी। और इसके सिरों पर वोल्टा कौन से नियम से निकालते हैं हम, वोल्टा विभाजन के नियम से। मैं बार बार इसे बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लोगे 100% याद हो जाएगा। अब इसमें आप मान लो ये जो हमारे पास है, इसमें करंट मान लो I2 फ्लो हो रही है। इसमें I1 मानी थी ना हमने, इस परिपथ में I1 मानी थी, है ना। इसमें हमने क्या मान ली, I2। अब इसमें भी हम क्या अप्लाई कर देते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, KVL। करंट ऐसे मान लो फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन पता लग गई। KVL के लिए क्या होता है, इसमें देखो कितने पॉइंट है, 4, 1
2, 3 और 4। अब आपको चलना पड़ेगा और वापस उसी पर आना है। करंट की दिशा में भी चल सकते हैं, करंट की विपरीत दिशा में भी, करंट की डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी। हम करंट की डायरेक्शन में ऐसे चल के यूं घूम के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आ जाएंगे घूम के। देखो चलो आप यहाँ से चले, माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस क्या E1 आ जाएगा। फिर ऊपर गए हम और ये देखो अब हम कैसे चल रहे हैं, इधर करंट भी जा रही है इधर, तो कैसी आएगी हमारे पास वोल्टा प्लस की, क्या होगी इसके सापेक्ष वोल्टा, I2 इंटू क्या R1। फिर यहाँ से नीचे आए, प्लस का चिन्ह है तो कैसा आएगा हमारे पास माइनस क्या E2 इज इक्वल टू क्या 0, सॉरी प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस E2 इज इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा। इसको देखो अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। I2 इंटू R1 तो इधर ही है हमारे पास, इक्वल टू, बाकी दोनों को हम बाद में ले जाए तो ये जाएगा E1 यहाँ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा जब ये इस साइड जाएगा, और E2 कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। I2 इंटू क्या R1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू तो E1 ही है, माइनस अब E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, E1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 इंटू R1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, R1 प्लस R2 आ गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा E1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस E1 इंटू क्या R2 हो जाएगा। इसके बाद I2 इंटू R1 इज इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्या बनेगा E1 इंटू क्या R1, और यहाँ पर प्लस E1 इंटू क्या R2, और क्या है माइनस E1 इंटू क्या R2, माइनस E1 इंटू क्या R2 अपॉन क्या है R1 प्लस R2। E1 इंटू R2 से E1 इंटू R2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा I2 इंटू R1 इज इक्वल टू E1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस R1 से ये R1 क्या हो गया कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ये बात। अब आप देखो जब ये वाला नेटवर्क था, परिपथ था, तो करंट कितनी थी, I1 बराबर E अपॉन R1 प्लस R2। अब इस को हमने इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो करंट कितनी आई, I2 बराबर E1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये करंट और ये करंट सेम ही है। तो इस नेटवर्क को हम इस नेटवर्क में चेंज कर देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही हमारे पास कौन सी थ्योरम कहलाती है, कंपनसेशन थ्योरम कहलाती है। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या I1 इज इक्वल टू क्या I2, यही कौन सी थ्योरम होती है, कंपनसेशन थ्योरम या प्रतिकार प्रमेय कहलाती है। यही कंपनसेशन थ्योरम या प्रतिकार प्रमेय कहलाती है। ठीक है। तो पेपर में ये पूछ ली जाती है, अच्छे से आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया है कि एक दो प्रतिबाधा है R1 और R2 और E1, और इस परिपथ में देखें तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2। अब इसको हमने
इस परिपथ में चेंज किया। कैसे किया फिर सुन लो। किसी भी प्रतिबाधा को किस में बदलो, स्रोत को, तो स्रोत में बदलो। तो मैंने R2 को किस में बदल दिया, स्रोत में बदल दिया, E2 में। लेकिन अब E2 की वैल्यू क्या होगी, ये थ्योरम क्या कहती है, जो R2 के सापेक्ष वोल्टता होगी ना, वो ही इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी। तो कैसे निकालते हैं हम R2 के सापेक्ष वोल्टता, वोल्टता विभाजन नियम से कुल वोल्टता कितनी होती है, E1, यहाँ लिखी E1, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो प्रतिरोध R2 और टोटल प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो दोनों परिपथों में या सर्किट्स में हमारे पास जो करंट होती है वो सेम आती है। यही हमारे पास कौन सी थ्योरम कहलाती है, कंपनसेशन थ्योरम कहलाती है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।